नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। जब से नीतीश कुमार एनडीए बीजेपी का साथ छोड़ के महागठबंधन का साथ गए हैं, जब से उन्होंने बीजेपी से नाता जोड़ा है, लगातार नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में खोखली हो रही है। उनकी जो सियासत है वो लगातार बिहार में कमजोर हो रहा है और उनके ही कुनबे से निकले हुए लोग आज उनको चुनौती दे रहे हैं और उनके जनाधार को कमजोर कर रहे हैं। फिर चाहे इसमें आप उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए, जो नीतीश कुमार के जदयू से ही निकल कर अब अपनी एक नई पार्टी बना लिए हैं, या फिर आप आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह को देख लीजिए, जो पहले नीतीश कैबिनेट में ही मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से बगावत किया नीतीश कुमार के कृषि नीति के खिलाफ, और अब वो लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। लेकिन आज सोचिए, इस बात पर विचार करना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आखिर नीतीश कुमार आखिर अपने ही घर में लगातार कमजोर क्यों हो रहे हैं, और नीतीश कुमार के कमजोर होने से किस प्रकार से बीजेपी लगातार फल रही है, फूल रही है और बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। और बिहार के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अगर आप देखिए तो बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम एक संकेत दे रही है कि बिहार के राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये बदलाव कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार से केंद्र के राजनीति में 2014 में हुआ था। याद कीजिए, 2009 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे लालकृष्ण आडवाणी, और लालकृष्ण आडवाणी जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब तक कोई इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता था कि 2013 और 14 में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित कर देगा। लेकिन यह सारा कुछ हुआ और इसके पीछे जो एक सिलसिला, एक कहानी लिखने की कवायद शुरू हुई, और एक जो नियति ने एक घटना लिखा, जो कुछ घटना हुई और ये इसका कारण बना, जिसमें आप देख सकते हैं कि उन दिनों कांग्रेस पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। लगातार कांग्रेस के नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार में घिर रहे थे, और इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ। और देश में किस प्रकार का एक जो कांग्रेस 10 सालों से सत्ता में थी, उससे पहले भी देश में 60-70 वर्ष कांग्रेस ने राज किया, उस कांग्रेस की नींव हिला के रख दी इन भ्रष्टाचार और इन सारी चीजों ने। और इससे एक नया नेता आया केंद्रीय राजनीति में, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद भारत के राजनीति एक दूसरे डायरेक्शन में चला। जो पहले परंपरागत रूप से चल रहा था, उसके उलट एक भारत के राजनीति ने एक अलग ही धारा पकड़ा, और अब यही सारी चीज बिहार की राजनीति में भी दिख रही है। बिहार की राजनीति को अगर वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे तो नीतीश कुमार पिछले 17 वर्षों से बिहार के राजनीति की धुरी बने हुए हैं। नीतीश कुमार, या फिर पिछले 30 वर्षों से देखिए, 90 के दशक के बाद दो ही नाम आपको बिहार में सुनाई देता होगा, या दो ही राजनीतिक पार्टी जो प्रमुख थी, उसमें लालू यादव या नीतीश कुमार, आरजेडी या जदयू। इन्हीं दोनों लोगों के बीच सत्ता नाचती थी और इन्हीं दोनों लोगों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनते थे, और इनके इर्द गिर्द ही जो है बिहार का सारा राजनीतिक घटनाक्रम होता था। लेकिन अब धीरे धीरे जिससे नीतीश कुमार लंबे समय से, लगभग 17 वर्षों से बिहार का मुख्यमंत्री है, उससे पहले लोगों ने आरजेडी लालू यादव को देखा, तो अब एक परिवर्तन कि यहाँ पे अनुमान लग रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की घटनाक्रम देखिए, जैसे ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़ के आरजेडी के साथ गए, आरजेडी के साथ जाने के बाद क्या हुआ कि उनके ही पार्टी में, पहले तो आप उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती तेवर अपनाया, और उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुछ और नेताओं ने भी बगावती तेवर अपनाया, और ये इसका परिणाम ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कई ऐसे तो उपेंद्र कुशवाहा कई बार नीतीश के साथ गए आए या फिर अपना उन्होंने पार्टी बनाया,
लेकिन इस बार उनका जो है डायरेक्ट नीतीश कुमार पे हमला नहीं था। उनका ये आरोप था कि वो जो है अपने नीतीश कुमार जो है जदयू छोड़ के अपने वारिस को तेजस्वी यादव या आरजेडी में क्यों ढूंढ रहे हैं, वो जदयू का विलय जो है आरजेडी में करना चाहते हैं। और इन सारे चीजों के बाद एक घटनाक्रम बदली, जो उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को छोड़ के उन्होंने जदयू संसदीय बोर्ड से इस्तीफा देके अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई और इन दिनों वो पूरे बिहार में नमन यात्रा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस समाज से आते हैं उस समाज में उनकी काफी पकड़ मजबूत है और लगभग पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा का उस समाज का वोटर है। और उन सारे वोटर, अनुमान है कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति दिख रही है कि उस समाज का सबसे बड़ा नेता उपेंद्र कुशवाहा ही है और वो सारे वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ जाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा से पहले वो सारे वोटर, जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ थे तो वो सारे वोटर नीतीश कुमार के साथ थे। और सोचिए आज वो वोटर नीतीश कुमार से अनुमान है छिटक जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं और नीतीश कुमार के जदयू को या फिर नीतीश कुमार को जवाब देते नहीं बन रहा है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार अपने ही घर में इस प्रकार से इन दिनों घिरे हुए हैं, अपने ही वो महागठबंधन में ऐसे घिरे हुए हैं कि बीजेपी से ज्यादा उन पे हमलावर उनके ही पार्टी के लोग हैं, उनके ही महागठबंधन के लोग हैं। दूसरा नेता देख लीजिए सुधाकर सिंह का। सुधाकर सिंह नीतीश कैबिनेट में कृषि मंत्री थे और अभी तो विधायक है। नीतीश से उनकी जो नीतीश कुमार की कृषि नीति थी इस पे कुछ आगावत हुआ, कुछ उनका विवाद हुआ, जिसके बाद उनको कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। याद कीजिएगा, यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा या सुधाकर सिंह दोनों में से कोई नेता तेजस्वी यादव पर हमलावर नहीं है, बीजेपी पर हमलावर नहीं है। ये दोनों नेता अक्सर जो है नीतीश कुमार पर और जदयू पर ही हमला करते हैं और इनके द्वारा जो बयान दिया जाता है या जो भी कार्य किया जाता है इससे जदयू को ही नुकसान होता है और नीतीश कुमार की राजनीति ही खोखली होती जा रही है। अब सुधाकर सिंह को देख लीजिए, सुधाकर सिंह लगातार जो है नीतीश कुमार के खिलाफ हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी जो है सुधाकर सिंह पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। एक बार उनको नोटिस दिया गया जिसका उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इसके बाद भी आरजेडी जो है सुधाकर सिंह पे कोई कड़ा कार्रवाई ना करती हुई दिख रही है, ना ही कोई सख्त एक्शन लेते हुए दिख रही है। और सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को घेरने के लिए इन दिनों पूरे बिहार में, बिहार के 38 जिलों में किसान महापंचायत कर रहे हैं और इस किसान महापंचायत को और ज्यादा विख्यात करने के लिए, प्रख्यात करने के लिए और नीतीश कुमार को और अधिक घेरने के लिए उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर के किसान नेता है राकेश टिकैत, जो मोदी सरकार के खिलाफ जो कृषि बिल जो मोदी सरकार लाई थी उसके खिलाफ जो आंदोलन हुआ, जिसके बाद वो काफी प्रसिद्ध हुए पूरे देश भर में। अब राकेश टिकैत को भी सुधाकर सिंह ने बिहार बुलाया और राकेश टिकैत भी अब सुधाकर सिंह के साथ 38 जिले में, बिहार के 38 जिले में किसान महापंचायत करेंगे और किसान महापंचायत में एक माहौल बनाने का तैयारी की जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ। डायरेक्ट नीतीश कुमार पे हमला किया जा रहा है और नीतीश कुमार पर अगर बिहार में किसान महापंचायत में हमला हो रहा है, राकेश टिकैत हमला कर रहे हैं, तो इसकी गूंज जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत वर्ष में सुनाई देगी, पूरे देश की राजनीति में सुनाई देगी, क्योंकि राकेश टिकैत एक जो है राष्ट्रीय स्तर का किसान नेता है और वो अगर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ सुधाकर सिंह के मुहिम में अगर उनके साथ है, तो इसका जो है गूंज पूरे राष्ट्रीय पटल पे सुनाई देगा और राष्ट्रीय पटल पे जब ये गूंज सुनाई देगा तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय राजनीति में नीतीश कुमार से मिलने वाले चुनौती की संभावना तो बीजेपी के लिए कम हो ही रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में घिर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार बीजेपी के लिए भी ये संजीवनी के तौर पर काम कर रहा है और जो काम अभी देखिए बिहार बीजेपी को करना चाहिए वो ये दो नेता कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और सुधाकर सिंह। और
बीजेपी भी इस मौका को लपकने के फिराक में है। जो बीजेपी, सोचिए, जब 7-8 महीने पहले नीतीश कुमार जो है महागठबंधन के साथ चले गए थे, तो बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति नजर आ रही थी उसमें बीजेपी एक अकेले नजर आ रही थी। बीजेपी बहुत कमजोर नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बिहार में अब जो है आरजेडी या जदयू मिलके ही जो है लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इनको भी, खास करके बिहार में, चुनौती देना बीजेपी के लिए संभव नहीं होगा और अधिक से अधिक सीटें लोकसभा में ये दोनों जीत जाएंगे। लेकिन अब देखिए पिछले 8 महीनों में काफी कुछ बदल गया। इसी 8 महीने के दरमियान अब लगातार नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, उनके लोग उन पे हमला कर रहा है। नीतीश कुमार के सहयोगी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर लगातार ईडी और सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग या रेलवे में जो कुछ घोटाले के जो हुए थे उस मामले में उनका पूछताछ कर रही है, जिसमें आरोप लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसमें आरोप है कि तेजस्वी यादव जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उनमें जॉब देके, लोगों को नौकरी देके कुछ जमीन लिया गया था। इन सारे चीजों के आरोप लगातार तेजस्वी यादव पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं और लगातार वो सीबीआई और ईडी उन पे जो है नकेल कस रही है। तो समझिए, मान लीजिए यहाँ पे ये राजनीतिक हो सकती है, ये राजनीतिक भावना से ये जांच हो रही है, आप मान लीजिए अगर आप इसको मानते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लीजिएगा तो ये सारे कुछ जो घटनाक्रम हो रहा है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जिस प्रकार से घिर रहे हैं, इससे लगातार भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलते नजर आ रहा है और बीजेपी और मजबूत होके उभर रही है। आज बीजेपी के साथ बिहार में जो है, अगर आप आरजेडी और जदयू को छोड़ दीजिए तो कई नेता है और कई राजनीतिक पार्टी है। कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात हुई थी। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई। सोचिए, ये सारे कुछ सुरक्षा दी गई, लेकिन इसका राजनीतिक मायने भी निकाला जा रहा है। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान जो लगातार पिछले विधानसभा चुनाव से ही 2020 के विधानसभा चुनाव से ही नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे थे और लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, उनको भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। और मुकेश सहनी भी अब लगता है कि वो बीजेपी के पाले में पुनः वापस बीजेपी के साथ चले जाएंगे। ये सारे नेता जो अब बीजेपी के साथ हो गए हैं बिहार में, और बिहार के राजनीति में बीजेपी लगातार दिनों दिन मजबूत हो रही है और लगातार नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव खुद ईडी और सीबीआई के चक्कर में इन दिनों उलझते नजर आ रहे हैं। और अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये सारे घटनाक्रम ये संकेत दे रहा है कि बिहार के राजनीति में जो है अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है या कुछ ऐसा नाम नहीं दिख रहा है कि 2024 या 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो जो बिहार को उस प्रकार से जो लालू और नीतीश जिस प्रकार से 90 के बाद एक चेहरा बन के उभरे बिहार के राजनीति में, उस प्रकार के अनुभवी और उस प्रकार के क्रांतिकारी कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से केंद्र के राजनीति में 2014 के बाद एक नरेंद्र मोदी एक क्रांतिकारी चेहरा के रूप में उभरे, एक ऐसे चेहरा के तौर पे उभरे जिनको भारत के राजनीति में 2014 के बीच जिनके आने के बाद काफी कुछ बदला और पूरे राजनीति जो है नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमने लगी। और लेकिन 2013-14 से पहले ये स्थिति नहीं थी और 2013 और 14 में केंद्र की राजनीति में भी यही स्थिति थी कि वहां कोई एक चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल पूरा हो गया था। राहुल गांधी एक युवा नेता थे, कांग्रेस के सांसद तो थे लेकिन अनुभवी नहीं थे। इधर जो है लालकृष्ण आडवाणी जो थे एक बुजुर्ग नेता तक बन चुके थे, उनकी आयु हो चुकी थी। 2009 में उनके नेतृत्व में बीजेपी
बीजेपी चुनाव हार चुकी थी। ठीक यही सारा सिलसिला इतिहास अपने आप को बिहार में दोहरा रहा है और बिहार में भी यही चीज हो रहा है। नीतीश कुमार देख लीजिए अपने घर में घिर रहे हैं, तेजस्वी यादव लालू यादव की विरासत को लेकर आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ की कमी दिख रही है। कुछ घटना इस प्रकार से हुई और जिसमें कई बार तो देखा गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के फिर एक बार जो है सुरताल वो आपस में मिल नहीं रहे हैं, उनके सुरताल में भिन्नता दिखाई दे रही है। बीजेपी के पास भी बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन कई छोटे छोटे दल हैं जो बीजेपी के साथ जाने को आतुर है। लगातार नीतीश कुमार को, लालू यादव को, बिहार के आरजेडी जदयू को बिहार के जनता देख रहा है। हाँ, पिछले 30 वर्ष से यही लोग सत्ता में है, तो एक परिवर्तन की यहाँ पे जो संभावना दिख रही है और ये हो सकता है कि बिहार के राजनीति में 2024-25 आते आते एक बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन हो और कुछ क्रांतिकारी हो और बिहार के राजनीतिक में कोई नया सितारा उभर के आए और जो कि बिहार के राजनीति को फिर एक नए दिशा में गढ़ने की और नए दिशा में लेके जाने की शुरुआत करे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।